प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीआईआई की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। बैठक का विषय है इंडिया एट 75, गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष से मिले पीएम मोदी समेत विभिन्न विपक्षी दलों के नेता। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, चर्चा और संवाद से ही होगा जनता का कल्याण। राज्यसभा में भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू। विपक्ष के रवैये को बताया शर्मनाक। कहा, संसदीय मर्यादा भूला विपक्ष। सदन की कार्यवाही हुई बाधित। देश सफलतापूर्वक कर रहा है कोरोना महामारी का सामना। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 52 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त। अफगानिस्तान के मजार शरीफ से भारतीय कॉन्सुलेट के कर्मचारियों और कुछ और भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष विमान आज सुबह पहुंचा दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, अफगानिस्तान में संकट के राजनीतिक समाधान के लिए सभी हितधारकों के संपर्क में। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के भावानगर उपमंडल में बड़ा हादसा हुआ है। इसमें जूरी रोड पर निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक एक बड़ा पहाड़ दरक गया है, जिसमें एक एचआरटीसी की बस और कुछ ट्रक तथा हल्के वाहन दब गए हैं, जिनमें कई लोग सवार थे। ऐसे में बड़े पैमाने पर जान हानि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रशासन एवं पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। किन्नौर में हुए हादसे की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए कहा कि इस दुर्घटना में कई गाड़ियां दबी हुई हैं, जिसमें करीब 50 से 60 लोगों के दबे होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन घटनास्थल पर अभी भी पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल हो रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और सेना ने भी मदद के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुर्घटना में अभी 4 लोगों का बचाव किया जा सका है, जिसमें बस के चालक और परिचालक भी शामिल हैं, जो कि उपचाराधीन हैं, लेकिन वे कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर का प्रबंध करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी आ रही है कि जी 50-60 के लगभग लोग हो सकते हैं, ये संख्या हो सकती है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी फोन था, उन्होंने भी एनडीआरएफ और आईटीबीपी के लिए आदेश दे दिए और साथ में ये भी कहा कि प्रदेश को जो भी सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी जरूरत पड़ेगी तुरंत बताएं। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आर्मी वालों ने भी तुरंत अभी जनरल से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी जो मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं और वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होना चाहिए। और इस घटना पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधाकर। एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर रखी गई है, क्या रवाना की गई है? किस तरह से इस समय इस इलाके में किन्नौर में जहां यह हादसा हुआ है, वहां पर स्थानीय जो बचाव और राहत की जो एक तरह से जो तौर तरीके अपनाए जा रहे थे, वो शायद कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से इलाके उस पहाड़ से अभी भी पत्थर लगातार गिर रहे हैं? ऋतु, देखिए, एनडीआरएफ की टीम और आईटीबीपी की टीम वहां पहुंच चुकी है और आईटीबीपी की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। अकेले आईटीबीपी अब तक 5 लोगों को साइट से रेस्क्यू कर चुकी है। तो कह सकते हैं कि बावजूद इसके, क्योंकि थोड़ी खतरनाक स्थितियां हैं, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, बावजूद इसके जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर लिया गया और 5 लोग को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी स्थिति क्या है उसके बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन निश्चित तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, क्योंकि अगर आप विजुअल्स देख रहे होंगे तो बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं। रोड के नीचे जो बड़ी गहरी सी खाई है, तो नीचे भी लोग जो गिरे हैं, तो जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको भी सावधानी से काम करना पड़ेगा। एक तरफ
पत्थर गिर रहे हैं, और दूसरी तरफ मतलब जो भौगोलिक परिस्थिति बहुत वहाँ खतरनाक है, तो बहुत आहिस्ते से और एक तरह से सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चुनौती एक उनके लिए ये भी आएगी कि क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रही है, तो रात के वक्त वो किस तरह से ऑपरेशंस करेंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो जरूरी लाइट्स वगैरह, जो जरूरी इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये जरूर मान के चला जा रहा है कि कुछ घंटों का वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशंस में। जिस तरह की वहाँ परिस्थितियां हैं, बस में से सब लोगों को निकालने में जरूर थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सावधानी से, और चूंकि एक गिरता हुआ मलबा है और उसमें से मलबा हटाने के बाद फिर किस तरह की स्थिति बनती है, तो वो तमाम चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने भी, गृह मंत्री ने भी ये निर्देश दिया है कि हर एक जिंदगी जो मुमकिन है तो जिंदगी बचाने की कोशिश की जाए, राज्य और केंद्र की एजेंसियां मिलकर। तो ये स्पष्ट निर्देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुख्यमंत्री को कहा गया है। गृह मंत्री ने भी आग्रह किया है, आईटीबीपी के डीजी से बात कर उन्होंने ये कहा है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जरूर जिस तरह से इन 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कुछ और लोगों को जरूर बचाया जा सकेगा, लेकिन थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा उन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। ऋतु जी, सुधाकर, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के एक तरह से टीमों को हमने देखा है कि कई बार इस तरह की जो दुर्घटनाएं हुई हैं, जहां जोखिम भरे इलाकों से जब निकालने का काम होता है, तो उनकी एक कुशलता भी है, उनकी ट्रेनिंग भी है। ऐसे में लगता है कि इस समय भी जब ये 2 टीमें वहां पर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से इतने सारे लोग जो फंसे हुए हैं, उसमें से ज्यादा की जान बचाने में सफल होंगे ये लोग। जी बिल्कुल। और ऋतु, हमको ये बताया गया है कि हाल के दिनों का ये अपने तरह का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है, जिसमें सैकड़ों आईटीबीपी के और एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। तो हाल के दिनों का ये एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है। तो निश्चित तौर पर अभी भी जो प्रायोरिटी रहेंगी, और आईटीबीपी के अगर बारे में बात की जाए तो किन्नौर इलाके में आईटीबीपी तैनात है। वहाँ उनकी जो करीब की 3 बटालियन थी, उन 3 बटालियनों से लोगों को भेजा गया, क्योंकि अब इस तरह ये एक बड़ी घटना है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आए दिन उस इलाके में होती रहती है, कुछ छोटी घटनाएं। तो उनको जानकारी है इन भौगोलिक परिस्थितियों की, ट्रेनिंग है, तो वो तमाम चीजें देखते हुए जरूर कोशिश करेंगे कि जो उनका अपना एक्सपीरियंस है इस तरह की आपदाओं से निपटने का, उसका इस्तेमाल करते हुए कीमती जिंदगियों को वो बचा पाए, इसकी जरूर वो कोशिश करेंगे। जो भी इक्विपमेंट हो सकते हैं, एनडीआरएफ भी चूंकि पहुंची है, तो उनके पास भी वो तमाम साजो सामान उपकरण है वहाँ पे, जिसके जरिए वो इस आपदा से निपट सकते हैं, लोगों की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। तो जरूर देखना पड़ेगा। थोड़ी सावधानी बरतते हुए कोशिश की जा रही है आगे बढ़ने की, और मुमकिन है कि कुछ और लोगों को रेस्क्यू किया जा सके घटनाक्रम में जो फंसे हुए हैं। जी सुधाकर, हमने देखा है कि एनडीआरएफ ने डिजास्टर मैनेजमेंट पर अब तक जिस तरह का काम किया है, और इन कठिन परिस्थितियों में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की घटनाओं में बचाया जा सके, कितनी कुशलता से काम किया जाए, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, मशीन, इसके इस्तेमाल से, क्या आपको लगता है कि अभी आज ये सवाल इस घटना से खासकर किस तरह की अभी केंद्र से और मदद भी शाम तक जारी की जा सकती है? देखिए, जो केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री ने भी, गृह मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बात करके जो भी जरूरी मदद हो सकती है, चाहे मानव संसाधन के जरिए, साजो सामान के जरिए, उसका भरोसा दिलाया है। देखिए, फौरी तौर पर तो मदद ये जरूरत होगी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन बेहतर तरीके से चल सके, और उसके लिए मुझे जानकारी दी गई है कि आईटीबीपी के सैकड़ों जवान वहाँ पहुंचे हैं, तीनों बटालियन अगर मिला लिया जाए, तो कुछ जिनको रेस्क्यू में उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में जिनका एक्सपीरियंस है, इसके अलावा जो बाकी जरूर, क्योंकि ट्रैफिक है, क्योंकि कुछ लोग, स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ जो इंतजाम करने होंगे। इसके अलावा एक जो जरूरी चीजों की सप्लाई करने के लिए तमाम चीजें रहे, और उसके अलावा एनडीआरएफ हम जानते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, और इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए उनके पास तमाम साजो सामान होते हैं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि
मलबा है, भारी पत्थर है, भारी पत्थर के नीचे वाहन हो या लोग फंसे हैं, और उनके बीच से अगर 5 लोगों को निकाला जा सका है, लोगों को जिंदा निकाला जा सका है, तो उम्मीद जरूर करनी चाहिए कि कुछ और लोगों को जिंदा बचाया जाए। हालांकि एक बड़ी घटना हुई है और मुख्यमंत्री ने जरूर आशंका जताई है कि 50 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं, और जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं तो जरूर एक खतरनाक स्थिति दिखती है। लेकिन जो लोग बचाए गए हैं तो वो जरूर उम्मीद जगाते हैं। उन्हीं उम्मीदों के सहारे आईटीबीपी और एनडीआरएफ और जो राज्य की एजेंसियां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ, सुधाकर आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ किन्नौर से नंदिनी भी जुड़ गई हैं। नंदिनी, इलाके की टोपोग्राफी को देखते हुए वो किस तरह की एक तरह से अभी मुश्किलें सामने आ रही हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? पहले हम बता दें कि लगभग 10 लोगों को जो है अब तक निकाला जा चुका है, जिसमें 2 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, 2 लोग मृत शव निकाले गए हैं। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है क्योंकि पत्थर अब गिरने कम हो गए हैं, इसलिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पहुंच गई है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये जो लोग बचाए गए हैं अभी इस हालत में नहीं है कि ये कुछ बयान दे सके कि किस तरह से ये हादसा सामने आया, लेकिन जो है इन लोगों को 8 लोगों को हम बचा पाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है एनडीआरएफ की टीम ऐसी घटना में। दूसरी बात जो है, दोनों तरफ से ऑपरेशन शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड और हरियाणा से भी मदद की गुहार लगाई है और वहां से भी हेलीकॉप्टरों को बुलाया गया है। जयराम ठाकुर खुद जो है घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से वे जानने का प्रयास करेंगे, पूरा घटनास्थल का दौरा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कहीं और ज्यादा कहीं मलबा अटका हुआ तो नहीं है जो नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। 10 जो है लोग निकाले गए हैं, जिनमें 2 जो है वो मारे गए पाए गए। 8 लोगों को हम बचा पाए हैं, जिनका इलाज भावानगर अस्पताल में चल रहा है। जी नंदिनी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर आप बता दें कि कितने लोग अभी तक की जानकारी थी कि 5 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाया गया है, क्या ये संख्या अभी बढ़ी है? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि 8 लोग अब जो है बचाए जा चुके हैं, जो जिंदा बचाए गए हैं। 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दोनों तरफ से ऑपरेशन शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीम और आपदा दल जो है आपदा प्रबंधन दल उस मौके पर पहुंच गया है। अब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। हम आपको अगर विजुअल्स में भी दिखाएं तो एनडीआरएफ की जो टीम है और जो बाकी लोग हैं वो अब मलबे तक पहुंच गए हैं। अब जो है पत्थर गिरना बंद हो गए हैं। अब कोशिश की जाएगी, जो खास करके 2 वहां तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी बस की कोशिश की जा रही है। पहाड़ को खोदकर, मलबे को खोदकर बस की तलाश करने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही वो मिलती है हो सकता है वहां पर भी कुछ लोग बचे हुए हों, जिसकी संभावना पता की जा रही है। इस बीच कुछ महिलाएं जो वहां फंसी हुई थी, जो फोन पे लगातार प्रशासन से बात कर रही थी, उन्हें भी बचा लिया गया है। लेकिन इतने लोग डरे हुए हैं कि इस समय उनसे ये प्रश्न पूछना कि कैसे हादसा हुआ वो सही नहीं रहेगा, इसलिए उनको उनका इलाज फिलहाल उन्हें प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए भावानगर अस्पताल में भेज दिया गया है। दोनों तरफ से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, चाहे हम रामपुर की तरफ से यानी शिमला की तरफ से कहें या फिर रिकांगपिओ की तरफ से कहें, दोनों तरफ से ऑपरेशन शुरू हो गया है। कोशिश की जा रही है कि जो बस खास करके है उसकी तलाश की जाए, उसका पता किया जाए वो कहाँ है, कितने लोग हैं, या कुछ लोग बचे हुए हैं। इसके बीच हरियाणा और उत्तराखंड से हेलीकॉप्टर भेजने को कहा गया है ताकि जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को और सही ढंग से अंजाम दिया जा सके। अगर कुछ लोगों को, क्योंकि किन्नौर और शिमला के बीच का रास्ता टूट गया है, बंद है, तो ऐसे में शिमला अगर किसी आईजीएमसी में जो सबसे बड़ा अस्पताल है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ किसी लोगों को पहुंचाना है, घायलों को पहुंचाना है, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इन दोनों राज्यों से कहा गया है कि वे अपने हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाएं।
इस बीच जो मुख्यमंत्री हैं वे खुद घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। जी, मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर रवाना हो चुके हैं, ये खबर मिल रही है। नंदिनी, करीब 200 आईटीबीपी के जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस समय शामिल हो रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें हैं। अभी तक इस मौसम में या इससे पहले भी इतना भीषण हादसा क्या आपको लगता है हिमाचल प्रदेश में कभी हुआ है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी के जवान भी लगे हों, एनडीआरएफ टीमें भी लगी हों? हाँ, कुछ साल पहले अगर हम बात करें, अगर किसी को याद हो तो बैजनाथ और मंडी सड़क पर इसी तरह से एक हादसा हुआ था जिसमें पूरा पहाड़ नीचे दरक गया था। इस घटना में भी काफी लोगों के मारे जाने की जो है वो मतलब घटना मारे गए थे। इस घटना में कम से कम दर्जनों वाहन जो है वो मलबे में धंस गए थे, जिसके कारण जो आंकड़ा था वो सैकड़ों में था। इसी तरह की घटना, लेकिन ये काफी पुरानी बात है। लगभग कहा जाए तो इस घटना को हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं। लोग इनको भूल गए होंगे, लेकिन ये घटना एक जरूर चेतावनी देती है कि प्रकृति के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हम किन्नौर की बात करें तो बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, और जिसके चलते बहुत सारी टनल्स यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट्स है ये टनलिंग होकर बने हैं। काफी देर से लगातार इस एरिया में पत्थर गिरने की खबरें आ रही थी। अभी हाल ही में हमने बताया कि सांगला में जो है जो घटना हुई जिसमें 9 लोग मारे गए थे। अब ये हादसा होना अपने आप में प्रकृति की ओर से मानवता को चेतावनी है कि ये जो हिमालय है, ये जो पहाड़ है, ये बहुत ही मजबूत पहाड़ नहीं है, बहुत ही जो है कमजोर पहाड़ है। इससे खिलवाड़ नहीं किया जाए। जी बिल्कुल नंदिनी, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं, जिस घटना का आपने जिक्र किया कि बहुत सालों पहले इस तरह की एक घटना हुई थी, तो आज की तारीख में अंतर ये है कि भारत में जिस तरह से एनडीआरएफ, आईटीबीपी और खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो काम हुआ है, उसमें जो जितना काम हुआ है उसकी एक तरह से ये परीक्षा होती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। आज भी जिस बड़ी संख्या में आईटीबीपी के जवान और एनडीआरएफ की टीमें इस समय वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं, उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक की पूरी जानकारी के। हम अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ी ही देर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। वो रवाना हो चुके हैं वहां पहुंचने के लिए और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज किन्नौर जिले में एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और सीआईएसएफ की टीम जो है वहां पर मौके पर है। पुलिस वहां पर पहले ही पहुंच चुकी है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई सिर्फ एक ही चीज की आ रही है, क्योंकि ऊपर से अभी तक वे पत्थर गिर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही थोड़ी बहुत हमको वहाँ पर ऐसी संभावना लगती है कि पत्थर गिरना थोड़ा कम हो जाए, तो हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर एकदम एंटर करेगी और रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी। हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकल आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज किन्नौर जिले में रिकांग पीओ शिमला राजमार्ग पर भूस्खलन के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए और स्थिति का जायजा लेने के लिए आईटीबीपी के महानिदेशक से भी बात की। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन से हुए हादसे के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और डीजी आईटीबीपी से बात की है। आईटीबीपी की टीमें राहत व बचाव कार्य में पूरी तत्परता से लगी हैं। लोगों की जान बचाना और घायलों को शीघ्र उपचार देना आईटीबीपी व स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता है। और हिमाचल प्रदेश के ही हादसे पर भूस्खलन से बेहद परेशान करने वाला है ये घटना पूरी, क्योंकि कई लोगों के फंसे होने की खबर है। बचाव के लिए आईटीबीपी की टीमों को लगाया गया है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद करें। ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई के लिए मेरी प्रार्थना है।
लोकसभा का मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया। मानसून सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, YSRCP, बीजू जनता दल समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक में शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से भविष्य में सदन में चर्चा और संवाद को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि चर्चा और संवाद से ही जनता का कल्याण होगा। और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे विषय पर बात करने के लिए। शैलेंद्र, हालांकि इस पूरे सत्र में हमने देखा विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर जिस तरह से लगातार हंगामा करता रहा है, उसने बाधित किया पूरे सत्र को। बहुत सी कार्रवाई बाधित हुई है और कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति एक तरह से विचलित हुए, निराश हुए सांसदों के आचरण को लेकर। अब जो एक ये बैठक हुई है, इसके क्या मायने, क्या संकेत? ये देखिए, भविष्य में जब संसद सत्र का आहूत किया जाए, किस तरह से चर्चा और संवाद बेहतर तरीके से हो सदन में, इसको लेकर सभी दलों की जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, उस पर बहुत ये महत्वपूर्ण एक तरह से इस बैठक को कह सकते हैं। जब लोकसभा के सत्र के समापन के ठीक बाद लोकसभा अध्यक्ष ने जब आग्रह किया सभी दलों के नेताओं से, सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं से कि वो इस बैठक में शामिल हो, हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। और दरअसल लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि किस तरह से भविष्य में चर्चा और संवाद हो बेहतर तरीके से जब सदन चले, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोकसभा अध्यक्ष बार बार इस बात को कहते रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने सांसदों को लोकतंत्र और खासतौर पर देखें संसद की गरिमा के अनुकूल आचरण करने की एक सलाह दी लोकसभा अध्यक्ष ने, और कहा कि ये जो तख्तियां लाकर या नारेबाजी कर जिस तरह से कुछ सांसद आचरण कर रहे हैं, वो संसद के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो बैठक है, इसमें इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया कि किस तरह से भविष्य में चर्चा और संवाद को बढ़ावा दिया जाए जब संसद का सत्र चले, और इसी चर्चा और संवाद से जो जनता का भला हो सकता है, जनता के अभावों को दूर किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर खास तौर पर जोर दिया। अहम इसलिए है कि हम जानते हैं कि इस बार आप देखें महज 22% ही कामकाज हो पाया है लोकसभा के इस मानसून सत्र में। तो ऐसे में चिंता इस बात को लेकर है कि जब पिछले 2 सत्रों में जमकर कामकाज हुआ था, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन इस बार विपक्षी दलों के हंगामों के चलते हमने देखा कि लोकसभा या राज्यसभा ज्यादा कामकाज उस लिहाज से नहीं हो पाया, ना विधेयकों पर विस्तार से चर्चा हो पाई, ना ही अहम मुद्दों पर बात रख पाए तमाम विपक्षी दल के सांसद या फिर जो सांसद अपने मुद्दे उठाना चाहते हैं कोविड की चर्चा के अलावा। तो ऐसे में इस बात को लेकर चिंता सामने आई कि किस तरह से एक बेहतर समन्वय के साथ सदन को चलाया जाए, जिसमें तमाम उन दलों के सांसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो सदन को चलाने में सहयोग कर सकते हैं। और इस तरह के दृश्य दिखाई दिए खासतौर पर राज्यसभा में, वैसे दृश्यों की पुनरावृत्ति न हो, ये भी सभी दलों के नेताओं को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि जब मंत्री बयान दे रहे थे और उनसे बयान की कॉपी छीनी गई, उसे फाड़ा गया, किस तरह से कुछ सांसदों ने राज्यसभा में जो कल आचरण किया जिसको लेकर दुख भी जताया राज्यसभा के सभापति ने, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला, उसके अनुकूल न होने वाला कोई ऐसा आचरण कोई सांसद न करे, ये भी दरअसल सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी हो जाती है। और ऐसे में सभी दलों के नेताओं को समझना होगा। उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि जब संसद सत्र का अवसान हो रहा है, लोकसभा का सत्र खत्म हो चुका है निश्चित काल के लिए, मानसून सत्र के बाद ये सदन हो चुका है, और उसके ठीक बाद ये बैठक होना जिसमें तमाम सत्ता पक्ष के शीर्ष नेता और विपक्ष के प्रमुख नेताओं का शामिल होना लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में, निश्चित तौर पर ये एक प्रयास है कि किस तरह से चर्चा और संवाद के जरिए अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा हो और जनता की समस्याओं को दूर किया जाए। लोकसभा अध्यक्ष इस बात को कहते रहे हैं, जोर देते रहे हैं कि जब चर्चा और संवाद होगा
सदन चलेगा तब सभी सांसदों को मौका मिलेगा। और वो इस बात को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सभी को मौका देने की उनकी कोशिश रहती है। और जब चर्चा और संवाद हुआ जिसमें सभी सांसदों का, सभी दलों के नेताओं का सहयोग देखने को मिला है पिछले सत्रों में, तब ये देखने को मिला है कि किस तरह से तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर न केवल चर्चा हुई है बल्कि सांसदों की जो जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सके, अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन में ध्यान आकर्षित कर सके, सांसदों को भी यह मौका मिला है। लेकिन जब सदन में गतिरोध होता है तो सांसदों को भी वो मौका नहीं मिलता है, सरकार से सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता और अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिलता। जी शैलेंद्र, लोकसभा अध्यक्ष का ये अपना प्रयास रहा आज जिस तरह से पूरा व्यवधान पड़ा इस पूरे सत्र के दौरान में, और विपक्षी पार्टियों की जो एक तरह से कह सकते हैं हंगामा रहा, जो तमाम मांगे थी उसको लेके ये उनका प्रयास रहा, या फिर विपक्षी पार्टियों का ये सुझाव था इस तरह की बैठक का? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष आमतौर पर देखें तो एक अनौपचारिक बैठक बुलाते हैं जब सत्र का अवसान होता है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तमाम नेता शामिल होते हैं। लेकिन आज की बैठक में ये देखने को मिला कि ठीक सत्र के अवसान के बाद, लोकसभा सत्र के अवसान के बाद लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से ये संदेश गया तमाम दलों के नेताओं को कि एक ऐसी बैठक का आयोजन वो करना चाहते हैं जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल हो। और हमने देखा कि जैसे ही लोकसभा की सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद लोकसभा अध्यक्ष ने की और उसके ठीक बाद इस बैठक को बुलाया गया जिसमें तमाम दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए। तो निश्चित तौर पर ये कई बार परंपरा भी रही है कि अनौपचारिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष तमाम दलों के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से सत्र के अवसान के बाद मुलाकात करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर हमने देखा कि तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमने देखा, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में है। तो निश्चित तौर पर यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब सत्ता पक्ष के शीर्ष नेता इस बैठक में शामिल हुए और साथ ही साथ विपक्ष के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल हुए। तो दरअसल प्रयास इस बात को लेकर है कि भविष्य में जब संसद सत्र को बुलाया जाए, जब संसद सत्र की तारीखें सामने आए अगले सत्र की, और ये कोशिश हो कि संसद के दोनों सदनों में जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चले और सभी दलों के नेताओं का सहयोग मिले। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद की जा सकती है कि भले ही पूरे मानसून सत्र में एक गतिरोध देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से ओबीसी से जुड़े बिल पर हमने लोकसभा में कल देखा और आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता उसमें भाग ले रहे हैं। अब आने वाले सत्रों में संसद को चलाने को लेकर दोनों सदनों में सभी दलों के नेताओं का सहयोग मिलेगा। जी शैलेंद्र, एक सवाल और, लगातार जनता मानसून सत्र में राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई जनता भी देखती है, हम जानते हैं लाइव प्रसारण रहता है। ऐसे में पूरे सत्र के दौरान हंगामा होता रहा, सरकार कहती रही वो चर्चा और संवाद के लिए तैयार है, लोकसभा अध्यक्ष इस बात को कहते रहे राजनीतिक पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से कि आप बैठें और सदन में मसलों को रखें और उस पर संवाद हो, उस पर चर्चा हो, लेकिन तैयार नहीं दिखाई दिया था विपक्ष। आज ये तस्वीरें जब जनता देख रही है कि सत्र खत्म हो गया और उसके बाद सरकार और तमाम विपक्षी पार्टियां आम सहमति के साथ ही बातचीत कर रही हैं, ये उम्मीद जगा रही हैं कि आने वाला शीतकालीन सत्र जब होगा तब जो तमाम मसले होंगे उस पर एक चर्चा होगी। लेकिन क्या जनता के बीच किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं ये दृश्य पैदा करते हैं जो संसद के भीतर दिखाई दे रहे थे सत्र चलने के दौरान, और आज जब सत्र खत्म हो गया है तो उसके बाद की ये बैठक जहां वही सारी पार्टियां बैठ के बातचीत कर रही हैं? ये देखिए ऋतु, हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि जब सत्र के दौरान या सत्र से पहले या सत्र से बाद में सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर बैठक बुलाई जाती है तो उसमें तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, आपस में एक दूसरे से सदन चलाने को लेकर सहयोग की अपील होती है और ये एक सहमति बनती दिखाई भी देती है कि सदन चलाने में सहयोग मिलता है तमाम दलों के नेताओं का। इस बार जरूर कुछ मुद्दों को लेकर एक सहमति नहीं बनी और विपक्ष के दलों के रवैये पर सवाल भी उठे और कुछ सांसदों के आचरण पर निश्चित तौर पर दोनों सदनों में सवाल उठे हैं, जिसको लेकर पीड़ा भी राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने जाहिर की है। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की ये परिपक्वता है, संसदीय लोकतंत्र की, कि तमाम गतिरोध, अवरोध और एक टकराव के बावजूद, कई बार लंबे टकराव के बावजूद अंततः
संसदीय लोकतंत्र में सदन ने रास्ता निकाला है और कार्यवाही चली है। हमने देखा कि ओबीसी बिल पर किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग सहमत हुए और उस पर दोनों सदनों में कार्यवाही चली। लेकिन ये जरूर है कि जब हम देखते हैं कि सदन से बाहर जब कोई बैठक होती है उसमें एक सहमति बनती है, लेकिन जब सदन के अंदर कार्रवाई शुरू होती है तब अपनी अपनी रणनीति के लिहाज से दल के जो सांसद है वो उस रणनीति के लिहाज से सदन के अंदर व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि जब कोई सहमति बनती है तब नियम के मुताबिक सदन के अंदर उस पर कि क्यों एक सहमति नहीं बन पाती और गतिरोध बना हुआ दिखाई देता है। तो ये सांसदों को, सभी दलों के नेताओं को, खासतौर पर विपक्षी दलों के नेताओं को ये सोचना होगा कि जिन मुद्दों को लेकर जनता सदन में चर्चा सुनना चाहती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय जानना चाहती है, उन मुद्दों पर बजाय चर्चा के दरअसल टकराव देखने को मिलता है। और ऐसा हुआ भी हमने कल देखा कि जब जिस किसान के मुद्दे पर हमने देखा कि संसद के दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिला और जब उस पर चर्चा सूचीबद्ध की गई राज्यसभा में, तब बजाय चर्चा के जो एक दृश्य देखने को मिला, निश्चित तौर पर उस पर चिंता भी जाहिर की गई है राज्यसभा के सभापति से। तो निश्चित तौर पर ये विपक्षी दलों को ये सोचना होगा कि संसद के अंदर टकराव का जो उनका आचरण है, गतिरोध पैदा करने का जो उनका रवैया है, वो कहां तक सही है जब देश की जनता अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा होना देखना चाहती है। जी शैलेंद्र, उम्मीद करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में हुई ये बैठक और ये भेंट जो थी वो जनता से जुड़े मसलों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आम सहमति के स्तर पर लेकर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलने वाला था, लेकिन तय समय से 2 दिन पहले ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इस बार सदन की उत्पादकता 22% रही। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा में कुल 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान सदन में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्य का निष्पादन किया गया। इस सत्र के दौरान 15-17 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। संविधान 127 और संशोधन विधेयक 2021 सहित 20 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान निरंतर व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल में 66 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 307 के अधीन कुल 331 मामले उठाए। स्थायी समितियों तथा सभा में 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 22 वक्तव्य दिए गए। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में 3 वक्तव्य भी दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 1243 पत्र सभा पटल पर रखे गए। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में अपेक्षाओं के अनुकूल सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसे लेकर मेरे मन में दुख है। मेरी कोशिश रहती है कि सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य हो और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। पिछले 2 वर्ष संसद के कामकाज की दृष्टि से अधिक उत्पादकता वाले रहे। देर रात तक सदन भी चला और कोविड महामारी के समय में भी माननीय सक्रिय रूप से सदस्यों की भागीदारी रही। इस बार लगातार गतिरोध रहा और ये गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया। इस छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक का राज्यसभा में प्रस्ताव करते हुए चर्चा की शुरुआत की। चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है। ये संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे की रक्षा करने में एक लंबा सफर तय करेगा। राज्यों को ओबीसी की राज्य सूची पर अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त करेगा। इसके अलावा यह पूरे देश में ओबीसी आबादी के लिए शिक्षा और नियुक्तियों में दी गई रियायतों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा में विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए हंगामे को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि कल राज्यसभा में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला था। जो पार्टी 2 साल तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाती, उसके नेता ऐसी हरकतें कर रहे हैं।
जो पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे, वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए, फाइलें फेंकने तक आए, करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं, और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना, ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद परिसर में पौधा लगाया और कहा कि केवल संसद सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसे एक जन आंदोलन की तरह लेने का काम करना चाहिए। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण में जो बदलाव हो रहा है वो एक बड़ी चुनौती है और पेड़ों की सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। Seeing what is happening in climate change, which has become a real challenge, it is the duty of every person, every citizen, to plant, promote and protect trees. It is not only climate change in terms of weather, but we are also seeing floods across the globe as well as in our country. And I appeal to the younger children, young students, to take up this tree plantation in a massive way. State governments at different states, they are also taking it in a big way. But it is the duty of center, state, local bodies, and also people to see that they all involve in this tree plantation and make it as a people's movement to protect themselves. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ से उपजे हालात को लेकर वहां के अधिकारियों से बात की और हर सहायता देने का भरोसा दिलाया है। पीएम मोदी वहां से सांसद भी हैं। दरअसल वाराणसी में बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गंगा और वरुणा नदी के तेज प्रभाव के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शहर के निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार आज सुबह 7 बजे तक वाराणसी में गंगा का जलस्तर 72.01 मीटर पर था। इसमें 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। घाटों से काफी आगे निकल चुकी गंगा की धारा अब सड़कों पर प्रवाहित हो रही है। माफ करिएगा, गंगा वरुणा तटवर्ती तमाम गांव मोहल्ले घिर गए हैं, तो घरों में 1 मंजिल तक पानी भर गया है। कुछ ने छतों पर डेरा डाला है, तो बाढ़ क्षेत्र से निकलने के लिए तमाम लोग परेशान हैं। पानी शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के कारण 25,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित है। यही बहाव ऐसे ही होता रहा तो आगामी समय में बाढ़ के उच्चतम बिंदु 73.90 मीटर तक जलस्तर पहुंच जाएगा। हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ के साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 52 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 41,38,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 53 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 72,40,000 से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। 2 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 38,353 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं अब तक 3 करोड़ 12 लाख 20,981 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.45% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामले 140 दिन में सबसे कम 3,86,351 हैं।
तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर रविवार की साप्ताहिक बंदी समाप्त करते हुए बाजारों की साप्ताहिक बंदी की पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल और रेस्टोरेंट का संचालन भी शुरू किया जाएगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। गौरतलब है कि आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह पटरी पर लाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ दिनों के दौरान कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में आवासीय को छोड़कर सभी स्कूलों को कल से 22 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि स्कूलों में अध्यापक और अन्य कर्मियों की उपस्थिति बनी रहेगी। राज्य सरकार आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के आदेश के अनुसार शिक्षा विभाग को आवासीय विद्यालयों को कोविड रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने के लिए कहा गया है। सरकार ने पहले आवासीय सहित सभी स्कूलों को कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए 2 अगस्त से खोलने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अपना कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र, दूसरी खुराक या 72 घंटे वाली नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट शुक्रवार से 24 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसे भी लाना अनिवार्य होगा। एहतियात के तौर पर शुक्रवार से सार्वजनिक परिवहन बसों के अंतरराज्य और अंतर जिला आवाजाही सहित सभी सार्वजनिक परिवहन में 50% तक यात्रियों को बिठाने का भी निर्णय लिया गया है। उधर चंडीगढ़ में भी आज से कॉलेज खुल गए हैं। नए एडमिशन के लिए छात्र कॉलेज पहुंच रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक संस्थान के संचालक जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम अपना सकते हैं। 15 अगस्त से कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन शुरू हो रही है। इसके लिए यात्रियों को मासिक पास देने का काम आज सुबह से शुरू हो चुका है। मुंबई महानगर पालिका की सीमा में आने वाले 53 रेलवे स्टेशनों में पास दिया जा रहा है। इसके लिए कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र लाना जरूरी है। पास देने का काम सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक जारी रहेगा। मुंबई सहित आसपास के शहरों के कुल 109 रेलवे स्टेशनों में ये सुविधा उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए सभी स्कूलों को 16 अगस्त से खोला जा रहा है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि अब तक 95% शिक्षकों को टीका दिया जा चुका है और बाकी 5% शिक्षकों को जल्द ही टीका लगा दिया जाएगा। जिला कलेक्टरों को 14 अगस्त से पहले बचे सभी शिक्षकों को टीका लगाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को नियत समय पर स्कूल खोलने और कोरोना नियमों का पालन करने को कहा है। निजी स्कूलों से ऑनलाइन कक्षाएं नहीं करने को कहा गया है। केरल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर अहम फैसला लेते हुए कहा कि जिन इलाकों में साप्ताहिक संक्रमण जनसंख्या अनुपात 8 से अधिक होगा, उन इलाकों में लॉकडाउन लगा रहेगा। इससे पहले सरकार ने कहा था कि उन इलाकों में ट्रिपल लॉकडाउन लगाने की बात कही थी जहां साप्ताहिक संक्रमण जनसंख्या अनुपात 10 से ऊपर हो। इसके अलावा 14 से अधिक साप्ताहिक संक्रमण जनसंख्या अनुपात वाले जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन को 50% बढ़ाया जाएगा। केरल में कोरोना प्रतिबंधों में दी जा रही ढील के तहत आज से निर्धारित शर्तों के साथ मॉल खुल रहे हैं। सभी आवश्यक एहतियाती व्यवस्था के साथ शॉपिंग मॉल आज से खोले जा रहे हैं। मॉल में प्रवेश करने की जगहों पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर, तापमान जांच, सामाजिक दूरी और अन्य शर्तों सहित सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल की जांच की जाएगी। इसके साथ ही रैपिड रिस्पांस टीमों के प्रभावी कामकाज की निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा विशेष टीमों को तैनात किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि RRT निगरानी और संपर्क ट्रेसिंग को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करता है। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ से भारतीय कॉन्सुलेट के कर्मचारियों और कुछ और भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष विमान आज सुबह दिल्ली पहुंचा। इस विशेष विमान के जरिए 50 लोगों को भारत वापस लाया गया है। ये विशेष विमान आज सुबह हिंडन एयर बेस पर भारतीयों को लेकर लौटा। अफगानिस्तानी सेना और तालिबान के बीच मज़ार शरीफ के बाहरी इलाके में भीषण युद्ध को देखते हुए
भारत ने कल मज़ार शरीफ में सक्रिय अपने एकमात्र महावाणिज्य दूतावास से भी कर्मचारियों और कुछ भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया था। और इससे पहले भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों से कहा है कि विमान सेवाओं के बंद होने से पहले स्वदेश लौटने के लिए वे तत्काल यात्रा का इंतजाम करें। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा बढ़ने के बाद कई प्रांतों और शहरों से वाणिज्यिक विमान यात्रा सेवाएं स्थगित की जा रही हैं। एक सुरक्षा परामर्श में सलाह दी गई है कि अफगानिस्तान में संचालित भारतीय कंपनियां यात्रा सेवाएं स्थगित होने से पहले अपनी परियोजनाओं से भारतीय कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकालें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की वार्षिक बैठक 2021 को संबोधित करेंगे। इस बैठक का विषय इंडिया एट 75 गवर्नमेंट एंड बिजनेस वर्किंग टुगेदर फॉर आत्मनिर्भर भारत है। आज से शुरू हो रही CII की इस वार्षिक 2 दिवसीय बैठक को विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि वक्ता के तौर पर सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और आर्थिक नीतियों के लिए समन्वय मंत्री हेंग स्वी कीत संबोधित करेंगे। इस आयोजन में अनेक मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुधाकर, अब से थोड़ी ही देर में एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार और उद्योग जगत किस तरह से आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत में और जान फूंक सके, इस पर वार्षिक बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन रहेगा। कौन कौन से विषय रह सकते हैं जिस पर चर्चा हो? जी ऋतु, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत अहम मौके पर इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। हम जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उस मौके पर विषय भी उसी के मुफीद भी चुना गया है, इंडिया एट 75, और किस